बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी पहला राउंड ख़त्म नहीं हुआ और इमरान खान अपने घुटनों पर आ चुका है। शिकस्त खुर्दा, कमज़ोर चेहरा, खोया हुआ, मध्यम आवाज़, ये कौन सा तरीका है आखिरी बॉल तक खेलने का। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैरान और परेशान है कि हकीकी आज़ादी के मुजाहिद लड़ाई के पहले राउंड में ऐसे कैसे ढेर हो सकते हैं, ऐसे कैसे सिर्फ झड़पों में यानी मोर्चे ही छोड़कर भाग गए। क्या पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा सियासी लीडर जेल जा रहे हैं? क्या इससे पहले जावेद हाशमी को 5 साल जेल में नहीं रखा गया? क्या उससे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग के लीडर्स को 16 साल जेल में नहीं डाला गया? उनके कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद कि मिसालें नेल्सन मंडेला की देनी और कैद पाकिस्तान के आम लीडर्स जैसी भी नहीं काट सकते। तो बात सादा सी है, जब किसी इमारत की बुनियाद मजबूत नहीं होती तो वो इसी तरह छोटे मोटे झटकों से धड़ाम ज़मीन पर आकर गिरती है। और यही कहानी आज कुछ तहरीक इंसाफ की। आज मलिका बुखारी ने इशारा किया कि अडियाला जेल की गर्मी में सोच विचार की जाए तो ख्यालात बदल जाते हैं। क्या ये वही लोग नहीं जिन्होंने झूठे सच्चे नारे लगा लगा कर, मिली नगमों पर अपने फुटेजेस लगा कर, कौम को झूठे ख्वाब दिखाकर एक भौचाल बर्पा किया हुआ था? क्या लीडर बनना इतना आसान है? मानता हूँ सियासी वर्कर्स को इस तरह गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या सियासी वर्करों को कौम की और फ़ौज की तनसीबात पे इस तरह हमला करना चाहिए? क्या सियासी जमात को जमहूरियत की बजाय सिंगल पार्टी हुक्मरानी के ख्वाब देखने चाहिए? क्या सियासी जमात को बात मनवाने के लिए इस तरह तशद्दुद पर उतरना चाहिए? क्या सियासी जमात को कानून और आइन की हुक्मरान या हुक्मरानी मानने की बजाय गिरफ्तारी पर इस तरह मुल्क में गदर मचाना चाहिए? तो अब जो कुछ भी हो रहा है, चाहे गलत है चाहे सही, इसका जवाब तो खुद तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने अपनी हट दर्मी और फाशिस्ट हरकतों से दिया। अदलिया की तकसीम, फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा, महंगाई की मारमारी, बस लाचार अवाम, डूबता हुआ मुल्क। आखिर कहीं रुकना है कि नहीं? कहीं ब्रेक लगानी है कि नहीं? कहीं अपनी अना के घोड़े को लगाम भी देनी है कि नहीं? मानता हूँ अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद करवाना ही मुल्क और कौम के मफाद में, लेकिन क्या कहीं ऐसे भी होता है कि अपने रिश्तेदारों के केस में खुद मुनसिफ बन जाओ? लाहौर की हदूद में होने वाले जुर्म की ज़मानत इस्लामाबाद से दे दो। चंद मुनसिफ ही इस मेयार पर पूरा उतरेंगे कि उस सारे सियासी केसेस का फैसला करें। खबर सुन चुके हैं कि जेल में कैदी के बेकसूर होने का फैसला आया तो पता चला वो तो कई साल पहले जेल में एड़ियां रगड़ रगड़ के मर चुका। इंसाफ देना है तो सबको दें। क्या इंसाफ सिर्फ एक मखसूस तबके का हक है? इमरान खान ने एक ही बयानिया बनाया, झूठ उसकी बुनियाद थी और सब अपनी मौत आप मर गया। और आज इसके पास कोई बयानिया नहीं है। इसे सपोर्ट करने वाले एक लम्हे के लिए ये सोचने को तैयार नहीं थे कि अमरीका या अमरीकी मुदाखलत का बयानिया, मीर जाफ़र मीर सादिक का बयानिया, इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया, नए पाकिस्तान का बयानिया, करोड़ों नौकरियां, लाखों घरों का बयानिया, क्या ये सब झूठ पर मबनी नहीं है? और अगर था तो फिर क्या इमरान खान झूठ नहीं बोल रहा था? क्या वो झूठा नहीं है? क्या आज अमेरिका के 66 सेनेटर ऐसे ही हैं जैसे एंथनी ब्लिंकन को ख़त लिख रहे हैं? ज़ल्मे खलीलज़ाद ऐसे ही इमरान खान की मोहब्बत में मरा जा रहा है। इमरान खान खुद रंगे हाथों पकड़ा गया कि मेरे लिए बात करें और अमेरिका में बात होएगी तो असर पड़ेगा। इसे अगर बैरूनी मुदाखलत नहीं कहते तो फिर और क्या कहते हैं? और अब अपने मकासद के लिए नवाज शरीफ की करप्शन के बयानिया भी, उसका भी गला घूंट दिया। इमरान खान का आज कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को दुख है कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला और वो इसका बदला लेना चाहते हैं। यानी आज इमरान खान ने यह कहा कि उनको सही उनके खिलाफ फैसला नहीं आया, उनको भी एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला। यानी उनकी करप्शन की जितने नारे मारे वो गलत थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान ने कहा। क्या हो गया इस शख्स को और आगे क्या होने जा रहा है? मुझे ज्वाइन करें 3 अहम लोग आज, नज़ीर लगारी साहब, रमज़ान चौधरी साहब और मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह JUIF के। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, अभी खबर आई है को 2 मिनट पहले मेरे पास कि कहीं ज़मान पाक को शायद सब जेल में कन्वर्ट कर दिया जाए और इमरान खान को उसके अंदर ही नज़रबंद कर दिया जाए और फिर मुलाकातों पे भी पाबंदी होगी। क्या ऐसी कोई इत्तला आपके पास है? ऐसी इत्तला तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है एक अहम वाक़या तो हुआ है ना 9 और 10 मई को, उसको आप फरामोश तो नहीं कर सकते। अगर इमरान खान कोई और एक्टिविटी करता है जिससे वो 9 मई के वाक़यात में कमी आ जाए या उससे उसको नज़रें दूसरी तरफ फिर जाएं, तो फिर कुछ तो कानून को मुतहर्रिक होना होगा। ये मैं आपके सवाल में इजाफ़ा ये कर रहा हूँ कि इस तमाम वाक़े के अंदर एक पहलू अच्छा भी निकला कि पूरी कौम आज एक पेज पर है
और आज जो योम तकरीमी शोहदा मनाया गया तो उससे भी अंदाज़ा हुआ कि सारी कौम एक पेज पर है। ये एक अच्छी रिवायत है। लेकिन ये कि अब इमरान खान को चंद जजों के आशीर्वाद पर यूँ खुला छोड़ दिया जाए और 9 मई के वाक़यात को इस तरह नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए अगर कानून कोई हरकत करता है तो उसको इजाज़त है। आगे क्या होने जा रहा है मुफ्ती साहब? मेरा ख्याल तो ये होगा कि कुछ इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा। इस वक्त तो गो मगो की कैफियत है। जिस तरह तहरीक इंसाफ का वर्कर परेशान है तो आम लोग भी परेशान हैं। अगर ठीक नतीजा निकलता है इन इंक्वायरीज़ का और इन मुकदमात का जो 9 मई को हुए हैं, फिर तो इंशाअल्लाह आपको सुथरी सियासत निस्बतन अच्छी मिल जाएगी। और खुदा न खासा इस मौके भी गलतियाँ हुई तो फिर अल्लाह ताला ही हाफिज़ है इस कौम का, उस मुल्क का। मुफ्ती साहब, माज़रत के साथ इस वक्त हमारा मसला सियासत नहीं है, हमारा मसला तो रोटी है, रोज़ी है और यानी इज़्ज़त नफ्स है। सच ये है कि आप जिस हुकूमत का हिस्सा है वो हुकूमत भी बुरी तरह फेल हो गई है, नाकाम हो गई है किसी भी किस्म का रिलीफ देने के लिए। वादे तो बहुत थे। इसहाक डार साहब ने तो डॉलर से लड़ाई करनी थी, वो डॉलर जो है उनके काबू में ही नहीं आ रहा। लगता है डार साहब अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, डॉलर जवानी में आगे भाग रहा है। इसी तरह IMF का लोन था कि हमें पता है कि हमने कैसे लोन लेना है, उसी IMF ने नाक से लकीरें निकलवा दी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ का तो मसला हल हो जाएगा, आम आदमी का चूल्हा कैसे जलेगा? क्या इसके ऊपर भी कोई हिकमत अमली बन रही है? देखें, एक मसला तो मौजूद है ना, अब कोई भी आदमी उसे इनकार नहीं कर सकता, वो मईशत का मसला है। ये सारा का सारा मलबा इमरान खान पर डालना भी ठीक नहीं है और सारा का सारा मलबा इस हुकूमत पर डालना भी ठीक नहीं है, बल्कि ये हुकूमतें तो पिछली हुकूमत का तसलसल होती हैं। मैं एक बात बताता रहता हूँ कि एक होटल में लिखा हुआ था कि आप खाना खाएं और आप फिक्र न करें, बिल आपका पोता अदा करेगा। तो जिन लोगों ने ये सुना तो उन्हें ज़्यादा खा लिया होगा या ठीक खाया होगा। तो जब वो ज़्यादा लगे तो उनसे बिल का मुतालबा हुआ तो उन्होंने कहा जी आपने तो लिखा है कि पोता देगा। उन्होंने कहा ठीक है पोता देगा, लेकिन आपके दादे का बिल तो आपने देना है ना। तो हमें तो यहाँ दादा का बिल देना पड़ता है, दूसरों के वो चीज़ें उसको रखना पड़ता है। मैं कतन मुस्लिम लीग नून की इस बात की हिमायत नहीं करता कि ये मसला नहीं है, मसला है, बिल्कुल है। लेकिन मैं ये अर्ज़ भी करता हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस मईशत को सियासत से अलग कर दें और लोगों को कहें भाई आप जीतते रहो और हारते रहो, लेकिन ये जो ख़त व खाल 15 साल के लिए या 20 साल के लिए हम तय करते हैं इसको कोई न छेड़े। मैं इंडिया की मिसाल देना ज़रूरी समझता हूँ, इसलिए कि इंडिया की मईशत हमसे ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने आपस में एक मिसाक मईशत किया और ये कहा कि भाई ये जो ख़त व खाल इक़दाम हम कर रहे हैं इसको कोई छेड़ेगा नहीं, तो उनकी मईशत ठीक हो गई है। आज भी अगर मईशत को सियासत से अलग करें, हमारी सियासत तो काबिल रश नहीं है ना, तो सियासत को अलग कर दिया जाए और मईशत को अलग और कुछ ठोस इक़दाम कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह मईशत की बात ठीक हो जाएगी और ये सुधर जाएगी। मैं एक बात और भी इजाफ़ा करता हूँ मुबशर साहब, अभी इलेक्शन करीब हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि इस हुकूमत को जाने दो। और ये हुकूमत तो आपको पता है कैसी आई है, ये एक प्रोजेक्ट था, एक मंसूबा था, उसके 2 अहम किरदार थे, उनका आपस में इख्तिलाफ हो गया तो हुकूमत उनकी जोड़ी से गिर गई। आगे तो कोई और तीसरा ग्रुप था नहीं, PDM को मिल गई वो हुकूमत। तो ये इस तरह की हुकूमत हमने उठाई है और मुश्किल फ़ैसले के लिए उठाई है। लेकिन अब इंतखाबात तो नज़दीक हैं, अगर इसहाक डार साहब ने अच्छी कारगुजारी दिखाई तो उसका रिटर्न इनको मिल जाएगा इंतखाबात में, और अगर अच्छी नहीं दिखाई तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कौम खुद जवाब दे सकती है। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब 50 के करीब PTI के लीडर्स अभी तक PTI छोड़ चुके हैं, उनमें से एक भी नून लीग में नहीं गया। क्या इससे आपको समझ नहीं आ रहा क्या कारकर्दगी है? बस ये तो एक घर से आए थे ना, उसी घर ने वापस बुला लिया ना। मैं आपको कर्ज देता हूँ 10,000 रुपये और कल अगर मैं आपको मांगता हूँ वापस तो आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए। देखें यहाँ हकीकी सियासत और है, मसनूई सियासत और है। लोगों के आंखों में धूल झुकने के लिए एक गुब्बारे के अंदर हवा भर दी जाती है और कहा इस ट्रक के पीछे चलो, लोग चलते हैं, बाद में पता चलता है वो तो मसनूई लोग थे। ये तमाम के तमाम मसनूई लोग, और जब तक मसनूई सियासत होगी इस तरह के वाक़यात आते रहेंगे। ये एक घर से आए थे, उसी घर में वापस जा रहे हैं ना, कहीं और तो नहीं जा रहे हैं।
ऐसे खाना बदोश, सियासी खाना बदोशों से मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये लोग जो अभी गए हैं ये क्या करेंगे, एक हकीकी तहरीक इंसाफ बना लेंगे, ये एक नया तहरीक, कोई नया नारा उनके मुंह में दे दिया जाएगा। फिर ये लोग अगली हुकूमत के अंदर भी एक हिस्सा होंगे, उन हुकूमत को ब्लैकमेल भी करेंगे और फिर वो अगर नहीं मानेंगे तो उनको हटाकर हुकूमत को गिरा भी देंगे। इन लोगों का और कोई काम, गैर सेहतमंद रवायात हैं हमारी सियासत के। अगर ये सेहतमंद हो जाएं तो हो सकता है हम कदम आगे बढ़ाएं। हम तो इन्हीं को भुगत रहे हैं बस। हमारी सियासत में कभी किसी करप्ट सियासतदान को सजा ही नहीं होती, सिर्फ आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ना। किसी को करप्शन पे सजा तो मिलती नहीं है, आपके अपने साथी हैं जिनको नहीं मिली। बल्कि मैं एक और बात भी बताऊं आपकी बाकी तायीद में कि जो इमरान खान तशरीफ़ लाए थे तो ये कह रहे थे कि चोर और चोर चोर। हम तो उनकी पार्टी में नहीं थे, लेकिन खुश तो हो रहे थे बाहर से भी, क्या चोरों को दौड़ाएंगे और दौड़ाएंगे, चोर थक जाएगा तो चोरी नहीं करेगा, मुल्क की खैर हो जाएगी। लेकिन वो बाद में जब उनकी तलाशी ली तो वहाँ भी चोरी आई, तो मालूम ये हुआ कि वो जो चोर चोर का शोर हो रहा था वो चोरी के खिलाफ कैंपेन नहीं थी, बल्कि चोरी को जीना बनाया गया इक़्तिदार पर चढ़ने के लिए। जब ऐसा होगा तो फिर चोरी की तरह ख़त्म होगी। हम बहैसियत कौम चोर बन गए हैं ना, तो इसके लिए कोई ऐसी जदोजहद होगी, कोई अन्ना हज़ारे आए, अल्लाह ताला करे वो यहाँ पैदा हो जाए और वो अन्ना हज़ारे चोरों के खिलाफ भी बात करे और सियासत न करे, तो हो सकता है कौम तो ठीक है, लेकिन ये कि कौम को एक अन्ना हज़ारे की ज़रूरत तो है, उसके बाद ही हम महसूस कर सकेंगे। फ़र्क है कि ना ये कौम मुफ्ती साहब, इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क है। इंडिया में एक अन्ना हज़ारे और पाकिस्तान में हज़ारों अन्ने हैं, ये भी तो हो रहा है ना। बिल्कुल ठीक है। हाँ। लेकिन देखो ना, वो इकबाल कहता है नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। राइट। रमज़ान चौधरी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि आबिद ज़ुबैरी साहब ने एक पिटीशन की है ऑडियो लीक्स के ख़िलाफ़, और जो आपको पता है उसकी तफसीलात। अब क्या लगता है इस पे क्या होगा? इस पे मुबश्शिर साहब देखें, एक बेंच बैठ गई है कल, आज उसकी काज लिस्ट जारी हो गई है। अब इसमें देखें जो जिनके ऊपर इल्ज़ाम है वही पटिशनर बन रहे हैं, और जिन जजेस के ऊपर इल्ज़ाम है, जिनकी तहकीकात होनी है, वो जज जो है केस सुनने बैठ गए। तो वो जो बात है कि जज ऑफ हिज ओन काज, ये अब डॉक्ट्राइन कहाँ चली जाएगी कि जिन जजों की तहकीकात होनी है, वो 3 जज साहबान, वो तो इस बेंच का हिस्सा बन गए। तो अब कहाँ का इंसाफ रह जाएगा, कहाँ का आइन रह गया, कहाँ का कानून रह गया? ये हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा होते कभी देखा नहीं है कि जो जज बेनिफिशरी है, जिस जज के ऊपर इल्ज़ाम है, जिस जज की तहकीकात होनी है। ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने किया था इस तरह कि उनके बेटे के ऊपर इल्ज़ामात थे, तो वो बेंच के हेड बन के बैठ गए थे। जी, मैं उस मैं भुगता हुआ हूँ, मैं उस केस को भुगता हुआ हूँ, मेरे खिलाफ वो केस था। ये उस वक्त देखा था, लेकिन फिर उनको भी मजबूर होकर, आपको याद होगा कि उठना पड़ा था, लेकिन वो स्टे ग्रांट कर गए और सारे वो काम कर। लेकिन जब हमारी वीडियो को अगर डिस्कस किया जा सकता है तो ये ऑडियोज क्यों नहीं डिस्कस होंगी? क्यों? इसमें उनकी फूफी है, सास है, बीवी है। कि आप अब इस जिन ऑडियोज के लिए कमीशन बना है, एक तो ये कि गवर्नमेंट का इख्तियार था, उन्होंने कमीशन बना दिया, और कमीशन भी उन्होंने बड़े मोतबर जज साहबान के ऊपर बनाया। काजी फायद साहब का नाम एक मोतबर नाम है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका भी बड़ा एक मोतबर नाम है, और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इंतहाई एक मोतबर नाम है। तो बड़े मोतबर जज साहबान के ऊपर ये तो चले, वो तो हो गया, तो उन्होंने हो गया। रमजान साहब अगर कल सुबह को, जारी किए, मुझे भी पता, आपको ही पता है कल क्या फैसला होना है। अब वो फैसला आज मुबश्शिर साहब के आप लोगोों को पता होता है, शायद अब बेंच बनने से पहले फैसले तैयार हो जाते हैं। यह अनफॉर्चुनेट बात है कि अब सबको पता है कि कल क्या होना है। तो ये क्या अदालतें रह गई फिर क्या? तो वो तो चले बात की बात है, लेकिन मुझे बताएं जब वो फैसला आएगा उसके बाद क्या हो जाएगा फिर? लेकिन मैं ये कहूंगा मुबश्शिर साहब कि कल कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा। कल अगर वही जज साहबान जिनके खिलाफ इल्जामात है, जिनके खिलाफ तहकीकात होनी है, वही बैठ के केस सुने, वही बैठ के कल स्टे ऑर्डर जारी कर दें, वही बैठ के कल इस नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दें, तो फिर मेरा ख्याल है अदालतें बंद कर देनी चाहिए। फिर जो हम बात करते हैं कि जी फौजी अदालतें नहीं बैठनी चाहिए, तो फिर क्या होगा? आप मुझे बताएं कि कहाँ जाएगा ये अदालती निज़ाम कि जो
जज जिनके खिलाफ इल्जाम है वो अपने अपनी काज के खुद ही जज बन के बैठ जाएंगे कल, और ये केस सुनेंगे। और आपने ठीक फरमाया कि अब लोगों को पता है कि कल जजमेंट क्या आनी है। जिस तरह पहले वो ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने सारी जजमेंट पहले बता दी और वही जजमेंट आई, तो अब इसमें आपको पता ख्वाजा साहब भी हैं, बाकी लोग भी सारे हैं जो पहले जजमेंट्स लीक कर रहे थे। तो अब ये बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट बात है कि जो बेंच कल इस तरह बैठ रहा है, और वो जो जिन लोगों के ऊपर इल्जामात हैं वो वहाँ पे साहिल बन के खड़े होंगे, वो फरियादी होंगे, और जिन जायसबान के ऊपर इल्जाम है वो मुनसफ होंगे, और फिर तो कानून का बोलबाला ही होगा, और क्या होगा। तो अब जी, यानी मौसम साहब। आर्मी एक्ट भी चैलेंज हो गया है, ये भी हो गया है, तो क्या कल सुप्रीम कोर्ट फुल एक्शन में होगा, आपका ख्याल है? सुप्रीम कोर्ट तो पहले से ही फुल एक्शन में है मेरा ख्याल है। अभी शायद वो केस दूसरा इलेक्शन मैटर भी डे टू डे चल रहा है, उसमें भी कोई जजमेंट आ सकती है, और ये वाला बेंच भी कल बैठ गया 5 जजमान का, ये भी कल कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। और जो बाकी मामला आते हैं, जो कंटेम्प्ट वाला मामला है वो भी पाइपलाइन में है। तो मेरा तो ख्याल है कि अब कोई बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है, अब अल्लाह ही खैर करे। अब इस मुल्क में हमारे इतनी सख्त रह गई है कि और लड़ाइयाँ भुगते बर्दाश्त करे? ये मुल्क की बदकिस्मती है मुबश्शिर उस्मान साहब कि किसी कोई अदारा जो है वो गैर मुतनाज़ा नहीं रह गया। लोगों की नजरें उठती थी कि चले अदलिया है तो चले मुल्क बचा हुआ है, इंसाफ मिलेगा, अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा। अब अदलिया भी मुतनाज़ा हो जाए, अदलिया भी तकसीम हो जाए, और हमें पता हो कि कल जो बेंच बैठ रहे हैं उस बेंच ने कल क्या डिसीजन देना है। इसी तरह जो बाकी इदारे हैं, इवन हमारी बार आप देख लें, हमारी बार तकसीम है, आपका जो शोबा है सहाफत का वो वहाँ तकसीम है, अब तो हर जगह तकसीम है। तो ये बदकिस्मती की बात है कि अब कौम किसकी तरफ देखी। अब कौम की नज़रें उठती थी कि चले हमारी पाक फौज जो है वो गैर मुतनाज़ा अदारा है, अदलिया गैर मुतनाज़ा अदारा है, इसकी तरफ नज़रें उठती थी। अब अगर अदलिया भी जो है वो मुतनाज़ा बन जाए और हर बात पे मुतनाज़ा बन जाए, और वही मखसूस 4-5 जायसबान, वही सुप्रीम कोर्ट हों, वही बेंचेस हों सारे, तो बाकी जो जायसबान हैं फिर उनका क्या काम है सुप्रीम कोर्ट में? फिर वो घर जाए, ना उन्होंने किसी बेंच में बैठना है, ना उन्होंने कोई केस सुनना है। तो ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वही 3-4-5 जायसबान हमें नजर आते हैं, और जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज हैं, मैटर्स हैं, तो वो सारे वही सुनते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कल एक बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा होने जा रहा है मुल्क में, और बहुत बड़ा ये क्राइसिस होगा, और ये क्राइसिस पता नहीं कहाँ जाकर रुकेगा। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, अगर कल कोई आईनी बहरान पैदा हुआ तो क्या आपकी जमात दोबारा से करेगी लॉन्ग मार्च सुप्रीम कोर्ट तक? मुबश्शिर साहब, मैं इस पर कन्विंस हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर 140 मुल्कों में रूल ऑफ लॉ है, और हमारा उसके अंदर नंबर है 129। पता नहीं वो कौन से बदबख्त ममालिक हैं, 11 अब तो कोई और भी हैं जो हमसे शायद उससे नीचे चला गया है। अब तो हम बहुत नीचे हैं जी। चलो, पता नहीं वो कौन से बदबख्त है जो हमसे भी आ गए ना। और ये तो इनसे पहले था, अब तो रैंकिंग और भी नीचे चली गई। अच्छा, अब तमाम दुनिया के मुहज़्ज़म माशरों में ये कहा जाता है कि आप मेरा केस न सुनो, तो यहाँ वो सुनते हैं। यहाँ हमारे लोग जो होते हैं ये अपने चैम्बर की बातें उनकी आम बच्चे करते हैं जो चैम्बर में होने चाहिए थी, और ख़ानदान की औरतों को कहने पर वो फैसले होते हैं। और ये भी मालूम होता है कल क्या फ़ैसला होगा। जैसे वकील साहब ने कहा कि फ़लाँ इस तरह फ़ैसला करेगा, वो आधा करेगा, फिर वो पौने करेगा, वो पूरा करेगा, और वह यहाँ कोर्ट जाएगा तो वो सुनेगा, और उसी तरह फिर हो भी जाता है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं कि सियासत और अदालत के अंदर एक बारीक फ़र्क है, वो फ़र्क आज तक वाज़ेह नहीं हुआ। एक आदमी जब चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनता है तो ये इक़्तिदार से एक बालिश दूर होता है, तो उसके मुंह में पानी आता है, राल टपकती है कि मैं भी बन जाऊं, तो वो उसकी एक्सरसाइज करता है अदालत की नहीं, सियासत की। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ए को पंजाब का वज़ीर आला नहीं होना चाहिए, बी को होना चाहिए, तो ये तो मैंने अपनी मर्ज़ी का आदमी लगा दिए, ये तो सियासत है। अब इनको सियासत और अदालत का फ़र्क कौन समझाएगा? जब नहीं समझाएगा तो कोई भी इदारा अपने दायरे इख्तियार में नहीं होगा, और जब आदमी दो टकराएं तो सर फूटता है, और जब इदारे टकराते हैं तो उसका नुकसान
वो मुल्क की सलामती को होता है। तो मैं तो नहीं समझता कि ये मौजूदा अदलिया है इसमें कोई खैर होगी। अब आप देखें ना, एक कानून अभी बना नहीं था सवाल तो वहीं पे है मेरा, स्टे ऑर्डर हो लॉन्ग गया। मार्च करेंगे। मैं वही बताता हूँ, यानी बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, पहले से लिख दिया बच्चा पैदा होगा तो बड़ा बदमाश होगा, इस तरह के फैसले हुए। और अभी जो ये नया इन्होंने बेंच बनाया है, ये तो अपने खिलाफ केस सुनने से मना करने के लिए बनाया है कि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो कोई एक्ट ना करें। तो ज़ाहिर बच्चा बच्चा समझता है। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पार्लियामेंट के ज़रिए से भी, जुडिशनल सुप्रीम कौंसिल के ज़रिए से भी और अवामी ताकत के ज़रिए से इनकी इस्लाह करते रहेंगे जब तक ये टेढ़ा तराजू ठीक नहीं होता या दो तराजू एक नहीं होते, उस वक्त तक इंशाअल्लाह हमारी जदोजहद, हमारी पार्टी की जदोजहद जारी रहेगी। अवामी ताकत का अगला दिन या तारीख कौन सी होगी दिखाने के लिए? ये तो खैर तय हो जाएगी। थोड़ा सा इनको भी देखते हैं ना, इनको मौका देते हैं कि ये क्या क्या शुरू, वो तो शायद कल कर दें। तो इंशाअल्लाह हमने पहले भी कल के बाद ही आप पूछेंगे तो इंशाअल्लाह हम अपना प्लान बना देंगे। नहीं, आपने अभी तो कुछ डिस्कस तो किया होगा ना आपस में? यानी एक दफ़ा हुआ तो उस वक़्त तो हमारे हुकूमत के लोगों ने कहा जी हम पहले वो जुडिशल में जाने के लिए तैयार नहीं थे, तो कहा जी हम इदारा हैं और हम हुकूमत हैं। तो हमारे उस लॉन्ग मार्च का ये फ़ायदा तो हुआ कि वहाँ से रेफरेंस आ गया है। अब देखते हैं कि इंशाअल्लाह जी जिस तरह करेंगे, वो कहते हैं ना, जिस तरह जैसे एज यू सो शुड यू रीप, जिस तरह की गलती करेंगे इस तरह के से मुज़ाहमत आएगी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अवामी ताकत से हम इनकी इस्लाह कर लेंगे इंशाअल्लाह, मायूसी की कोई बात नहीं। अवामी ताकत का इजहार अब कब होगा, मैं यही पूछ रहा हूँ। थोड़ा कल का दिन ज़रा गुजरने दें। कल का दिन गुजरने दें। नज़ीर लगारी भी हमारे पास आ गए। नज़ीर लगारी साहब, कल लगता ही है कि कोर्ट में बड़ा दिन है, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से चैलेंज हुई हैं चीज़ें और वो कल लग भी गए हैं, कॉस्ट लिस्ट भी आ गई उनकी। आपको क्या लग रहा है कल क्या होने जा रहा है? देखिए, अदालत-ए-उज़्मा का जो इस तरह रवैया हो रहा है पिछले दिनों से और अब तक हम सब ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, हम जजों के कंडक्ट पर बात नहीं कर सकते, जजों के फैसले पर शायद क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और अब तक के जो फैसले लगाई साहब, आपका कनेक्शन वीक है, उसको दोबारा डायल करते हैं। रमज़ान चौधरी मेरे साथ हैं और मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह भी मेरे साथ हैं, नज़ीर लगारी भी ज्वाइन करेंगे। एक ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और जब तक आप ब्रेक पे थे, खबर आ गई है कि मुसर्रत जमशेद और जमशेद चीमत दोनों पीटीआई छोड़ चुके हैं। ये लाहौर के मेन उनके ओहदेदारान थे, इन्होंने भी छोड़ दी है। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, आपसे ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, आपको पता ही है, कल कोर्ट के बारे में बात कर रहा था। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इंतहाई काबिल एहतराम इदारा है रियासत का, किसी भी रियासत का एक बहुत अहम इदारा होता है। और सुप्रीम कोर्ट एक बैलेंस रखती है, एक आइन के पर अमल दरामद का और उसकी ताबीर व तशरीह का इदारा है। लेकिन ये ताबीर व तशरीह भी आइन के कंटेंट की ताबीर व तशरीह होती है, आइन से मावरा किसी कंटेंट की ताबीर व तशरीह नहीं होती है। तो एक बात तो ये है। दूसरा ये कि जो इंसाफ है सबके लिए होता है, मखसूस नहीं होता है। और लाखों लोग जो हैं वो अदालतों में इंसाफ के लिए मारे फिर रहे हैं और महज सेलेक्टेड चंद के लिए रोज दरवाजे खुल जाते हैं और बहुत ही बेशुमार लोग अगर दरवाजे ना खोलो तो फिर एक मसला होता है। ठीक है कि जो इस वक्त हो रहा है एक कानूनी और आईनी अमल है, हम इंतजार कर रहे हैं, हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी जो मुल्क को कहीं किसी मंजिल पर ले जाती है या मंजिल से भटका देती है। तो मेरे ख्याल में ये अफराद की, अशखास की, शख्सियतों की, ईगो का मसला नहीं है, अनाओं का मसला नहीं है। अगर हम किसी अना परस्त, अना गुज़ीदा शख्स की अनाओं की परवरिश करते हुए हम अपने इदारों को इस्तेमाल करेंगे तो शायद उसके नतायज भी वैसे ही बराबर होंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में लॉजिक प्रिवेल करेगी और ये बात भी प्रिवेल करेगी कि पाकिस्तान के अवाम की हकीकी ख्वाहिशें क्या हैं।
अवाम रोटी मांग रहे हैं, अवाम के पास महंगाई है और मसाइल हैं, और इस वक्त हम तनहा हैं दुनिया में। हमारे पास इकोनॉमिक जो है वो बहुत बदहाली की सूरत हाल है। अगर ऐसे फैसले भी आ जाते हैं तो हमें मजीद इन इक़्तिसादी बदहाली में ले जाते हैं, तो उसके नतीजे भी हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। रमज़ान चौधरी, अगर कल ऐसा फैसला आ गया तो याद रखें कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए इफ्तिखार चौधरी को रीइंस्टेट किया गया था, तो क्या एक एग्जेक्टिव ऑर्डर कल दोबारा अमल में आ सकता है? इस पे मेरा ख्याल है कि अब एग्जेक्टिव ऑर्डर की गुंजाइश तो नहीं है। वो उनको भी जब एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए लाया गया था, वो भी एक गैर आईनी और गैर कानूनी अमल था। इस तरह एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए ना जजेस रखे जाते हैं, ना निकाले जाते हैं। वो आज तक वो मतराज़ा फैसला है लेकिन उस पर कभी किसी ने एतराज़ नहीं किया। नहीं, एतराज़ किए थे, उस वक्त कोई एतराज़ सुनता नहीं था। उस वक्त तो जो मारा मारी थी और जिस तरह एक किस्म की वो आप समझ लें कि बादशाहत थी, उस बादशाहत में वो बातें नहीं सुनी जा रही आज थी। भी मारा मारी हो रही है चौधरी साहब, आज भी हो अब रही है। उसकी अब देखिए आज कितने सालों के बाद आज उसकी गूंज दोबारा सुनाई दे रही है कि जी अगर उस वक्त एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए जज जो थे बहाल हो गए थे, तो क्या आज एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए नहीं निकाले जा सकते? नहीं, उस वक्त भी हमने कहा था कि देखिए आइन के अंदर आर्टिकल 209 है, उसके तहत ही जज निकाला जा सकता है, उसके अलावा नहीं निकाला जा सकता। आज भी हम यही कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 209 है, उसके रेफरेंसेस आपके पास आए हुए हैं। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बैठे, काजी फायज ईसा साहब खत लिखे, अपने बाकी साथी जज साहबान को बुलाएं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ भी इल्जाम हैं रेफरेंसेस में। तो वो तो नहीं अब उसको हेड कर सकते सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, ना वो बैठ सकते हैं। काजी फायज ईसा साहब जिस तरह इस कमीशन का उन्होंने ये डेट फिक्स की है, नोटिस निकाले हैं, जज साहबान को बुलाया है, उसके लिए भी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी बुलाएं और बैठ के इनका फैसला करें। अगर किसी का मिसकंडक्ट साबित होता है जो कि प्रूव्ड है ऑन रिकॉर्ड, उनको काम से रोकें, उनको ले ऑफ करें। तो जब एक आईनी रास्ता, एक कानूनी रास्ता मौजूद है, तो मेरा ख्याल है कि जो एग्जेक्टिव ऑर्डर वाली बात है, शायद वो कोई मुनासिब अमल नहीं होगा, ना उस वक्त मुनासिब था, ना वो आज मुनासिब होगा। अब आइन के अंदर एक बड़ी सरीहन एक चीज़ जो है वो बड़ी वजाहत से दी हुई है। दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो कमीशन बना है, इसके जो TOR है, उसमें ये बात भी शामिल है कि अगर ये ऑडियोज गलत हैं या किसी ने मैन्युफैक्चर की हैं या किसी ने इनको बनाया है या कोई फैब्रिकेशन की है, तो ये कमीशन उन अफराद का भी तयन करे और उनकी भी सज़ा तजवीज़ करे कि ये कौन लोग हैं जो इसको इस तरह की ऑडियो बनाते हैं, अगर गलत हो तो, या वो लीक करते हैं। और अगर सही हो तो फिर वो अपनी तजावीज़ दें हुकूमत को कि क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या इनके केसेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजे जा सकते हैं जो सिटिंग जज साहबान हैं, या बाकी जो लोग हैं जो जज साहबान नहीं हैं, एडवोकेट्स हैं या घरेलू खवातीन हैं जो इसमें शामिल हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई फौजदारी कार्रवाई हो सकती है कि नहीं। तो ये तो अभी चौधरी साहब, मुझे एक बात तो अपना बताइएगा, मुझे एक अपना बात काम तो शुरू हो गया है। जी जी, कि अभी थोड़े देर अरसा पहले जस्टिस काजी फाइज खान के एक बेंच ने एक फ़ैसला दिया और फौरी तौर पे एक बड़े बेंच ने आके उसको कलअदम करार दे दिया उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में, और यह अभी की बात है। तो ऐसा हो सकता है कि कल अगर कोई ऐसा फैसला आए तो काजी फाइज साहब का बेंच जो है वो उसको कलअदम कह दे और अपना काम जारी रखे। ये माजी में तो ऐसे हुआ है। जैसे सजाद अली शाह साहब के बेंच ने फैसला किया, वो 3 मेंबर बेंच था, तो फिर 9 मेंबर बेंच बैठा, उन्होंने उनका फैसला कालअदम कर दिया और वो 9 मेंबर बेंच का फैसला जो था वो प्रिवेल हुआ और चीफ जस्टिस साहब को रिज़ाइन करके घर जाना पड़ा। और उस वक्त के जो सदर मुमलिकत थे उनको भी उसी शाम को इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़ा। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं। फिर अगर इस तरह के फैसले किए जाएंगे, इस तरह के आर्डर्स किए जाएंगे, तो फिर इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस तो उनके निकलते हैं, माजी में ऐसे निकले हैं। और मुझे तो बिल्कुल थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ वो 1997 वाला रीप्ले लग रहा है कि जिस तरह जजेस की ग्रुप बंदी है, जिस तरह एक जज का फैसला दूसरा जज बैठ के ख़त्म कर रहा है, जिस तरह एक जज का फैसला रजिस्ट्रार के लेटर के ज़रिए ख़त्म करने की एक बेंच का वो कोशिश की गई। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। तो ये मेरा ख्याल है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई इस किस्म का गैर कानूनी फैसला आता है जो बिल्कुल आइन और कानून के से मुतसादम हो,
तो उसके ऊपर दूसरा कोई वो कमीशन के TOR दोबारा भी जारी किए जा सकते हैं, गवर्नमेंट को नया नोटिफिकेशन भी दे सकती है। और ये कमीशन अगर समझे कि ये आर्डर जो है बिल्कुल अनलॉफुल है, अगर कोई होता है कल, अभी देखते हैं क्या होता है, तो कमीशन अपना काम जारी रख सकता है। अभी ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है अभी हमारी क्या सराहना हो सकती हैं, हमें कल देखना होगा कि ये बेंच बैठ के किस तरफ जाता है, क्या रुख इख्तियार करता है। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये बेंच की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जज साहबान इसमें शामिल हुए हैं, लग तो ऐसे रहा है कि ये इसको सस्पेंड करने जा रहे हैं और इसको स्टे जारी करने जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट बात होगी कि सिर्फ इंक्वायरी हो रही है ना। अब आप फर्ज करें किसी को ऊपर कोई FIR है, तो आप जाएं क्वाशमेंट की पिटीशन दायर करें और साथ एप्लीकेशन दें कि जनाब पुलिस की तफ्तीश रोक दें, तो अदालतें आपको कहेंगी कि नहीं जी, वो तो हम तफ्तीश तो किसी महकमे की नहीं रोक सकते, या किसी इदारे की तफ्तीश तो हम नहीं रोकते। कभी ये पुलिस की जो एक सब इंस्पेक्टर होता है या ASI होता है, जो इंस्पेक्टर लेवल का बंदा होता है, तो हाई कोर्ट के जज साहबान या सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान बैठ के उसकी तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करते। अब ये कमीशन है जो अभी बैठा है, अभी उसने नोटिस जारी किए हैं और एक डेट फिक्स की है, उसको काम तो करने दें आप, उनकी आप सिफारिशात तो आने दें, फिर आप देख लें कि उनकी सिफारिशात जो हैं वो कानून के मुताबिक है नहीं है। तो आप कहते हैं कि जी वो कमीशन काम ही नहीं ठीक है, आते हैं इस पे। मुफ्ती किफायतुल्लाह, बात यह है कि आपकी अपनी हुकूमत बात को दोहराना चाह रहा हूँ वाशिद साहब, एक बात को मैं अगेन री एनफोर्स करना चाह रहा हूँ कि देखें ये केस सुनने कौन लगे हैं, यानी सुनने लगे हैं चीफ जस्टिस साहब, जिनका ऑडियो लीक्स में जिक्र है या उनकी फैमिली का जिक्र है, और दूसरे जो दो उनके साथी जज साहबान जिनकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं और वो इंक्वायरी उनकी तरफ जा सकती है, तो वही जज साहबान बैठ के कल इसको सुनेंगे इस केस को। तो ये तो बड़ा ही ठीक है, मैं सुन लिया, 3 दफा हमने बात सुन ली, लेकिन कोई बात नहीं। अपना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, हुआ नहीं तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के कि उन्होंने बेटे का केस सुना, कभी ऐसा हुआ नहीं। अपना मुफ्ती किफायतुल्लाह, वैसे ऐसी बात ना करें चौधरी साहब, आपकी अदलिया में बड़े बड़े तारीखी गलत फैसले शामिल हैं, मत मेरा मुंह खुलवाएं आप। ये 1-2 दफ़ा की बात नहीं है, आपके बड़े मेरे पास यहीं पे रहने दें, मेरा मुंह ना खुलवाएं, क्योंकि कल फिर आपको आना पड़ेगा मेरी पिटीशन के लिए। तो मुफ्ती किफायतुल्लाह, मुझे बड़ा सीधा सा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में इंतखाबात नहीं होंगे, लेकिन मुझे ये भी यकीन हो रहा है कि आप लोगों की हुकूमत भी नहीं रहेगी। तहरीक इंसाफ तो टूट रही है, आपकी हुकूमत भी टूटने वाली है। मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है। क्या आपको भी ऐसी कोई फीलिंग हो रही है? देखें, जब कोई बड़ा हादसा होता है तो उससे तो सब लोग मुतासर हो जाते हैं ना। आपकी फीलिंग ठीक है। एक बात तो गर्दिश कर रही है कि मईशत को ठीक करने के लिए कुछ मौका दे दिया जाए, एक बात ये भी गर्दिश कर रही है, और एक बात ये भी गर्दिश कर रही है कि इसी हुकूमत को थोड़ा और मौका दे दिया जाए। बहरहाल मेरी राय तो ये होगी, चूँकि वो वक्त अभी नहीं आया, उस पर कबल अज़ वक्त बात करना मुनासिब नहीं है। मेरी राय तो ये कि आइन को फॉलो किया जाए और आवाम पर फैसला छोड़ दिया जाए, वो उसके लिए बेहतर होगा। लेकिन ये जो 9 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद कुछ काफ़ी चीज़ें उलट पलट गई हैं। पहले आप देखें क्या था, उसके बाद फिर क्या था। तो ये एक कौमी इशू तो है। तो इस तरह अगर खुदा न खासा कोई और दिल खराश वाक़या होता है तो फिर तो हम इस काबिल ही नहीं होंगे किसी को मुँह दिखा सकें। बहरहाल हमारी हुकूमत के बारे में जो आपके एनालिसिस हैं, उसके अंदर मैं थोड़ी तरमीम करना चाहता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट था जो शुरू हो रहा था माफ़ कीजिए 2018 से 2035 तक। उसके 2 अहम सुतून, पिलर और किरदार थे, उनकी आपस में लड़ाई हो गई है। अब जब लड़ाई हो गई है तो हुकूमत तो जानी थी, वो तो साबुन की टिकिया पे खड़ी थी। अब वो जो फिसल गई तो तीसरा ग्रुप होता तो हमें तो हुकूमत नहीं मिलती। तीसरा ग्रुप था नहीं, तो इत्तेफाक से वही ग्रुप था जो हमारा था और हम हुकूमत में आ गए। गोया कि ये हुकूमत हमें झोली में हमारे एक सेब का दाना डाल दिया गया। तो इस तरह हमने उसको संभाला है और मुश्किल फ़ैसले किए हैं, मैं इसको समझता हूँ। लेकिन इस तमाम बातों के बावजूद जो आज 9 मई के बाद हालात बने हैं, तो हालात बहुत कुछ सोचने समझने पर मजबूर करते हैं। तो मुझे तो उम्मीद है कि अगर हम आइन को फॉलो करें, वक्त पे इंतखाब करें, उसका जो भी फ़ैसला हो और आवाम के फ़ैसले को कबूल करें,
तो ये सबके लिए अच्छा है और मुल्क के लिए भी अच्छा है। और अगर किसी बहाने से उसको पीछे ले जाया जाएगा जो भी हुकूमत आएगी, तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं होगा। हमारी कौम मज़ीद की तजर्बे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। लगारी साहब, मुझे तो ये हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आ रही नवंबर से। मैं आपका भी ऑन एयर कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, लेकिन इलेक्शन भी नहीं आ रहे। नहीं, ये तो भल आपका एक अंदाज़ा भी है, प्रेडिक्शन भी है, आप ऐसा महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन हम मसाइल की तरफ और बढ़ते चले जाएंगे। जो मसाइल पैदा किए हैं इमरान खान से, इनके मसाइल से निकलने के लिए आपको आईनी अमल का रास्ता अख्तियार करना होगा। उन्होंने ये रिवायत कायम की कि ऐवान की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो ऐवान में अददी अक्सरियत के एतबार से PMLN से भी बड़ी पार्टी थी और पीपल्स पार्टी से भी बड़ी पार्टी थी और दीगर पार्टियों से भी बड़ी पार्टी थी। वो बैठकर ऐवान में अपना किरदार अदा कर सकते थे और ठोस बुनियादों पर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 2013 में भी यही किया था और 2022 में भी यही किया है। वो असम्बलियाँ छोड़कर चले गए। 2014 में जब धरना देने के बाद उन्होंने असम्बली को छोड़ने का फैसला किया था, तो कई महीनों के बाद जब वापस आए तो फिर वही कह रहे थे ख्वाजा सिर्फ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब ये दोबारा 140 नशस्तों से इस्तीफा देने के बाद फिर 70 नशस्तों पर आज आना चाहते हैं। अब भी ये चाहते हैं कि चलो ये रास्ता दोबारा खोला जाए। भाई, रास्ता आप ही ने बंद किया था। आप पार्लिमानी सियासत में आए थे तो पार्लिमानी सियासत करते ना। आप ये तो नहीं आए थे कि एक शख्स अगर होगा तो होगा, अगर नहीं होगा तो हम फिर कुछ भी नहीं करेंगे। हमारे खेलने के ये असूल नहीं तय हुए थे। पार्लियामेंट ने या आइन ने ये नहीं तय किया था, नहीं लिखा हुआ था नाम किसी का। जिनके नाम लिखे हुए तो वो मिट गए। नाम लिख दिया गया था ज़ियाउल हक सदर रहेगा, नहीं रहा। मुशर्रफ का लिखा था, आइन के अंदर लिख दिया गया था कि वर्दी में सदर रहेगा, नहीं रहा। और उसके बाद अगर इमरान खान का भी नाम लिख दिया था तब भी वो ना रहता। लेकिन ये जो शख्सियत के बद तामीर किए गए हैं वो बहुत ढह चुके हैं। अब इन्हें वक्त का एहसास करना चाहिए, अब आकर बैठना चाहिए, सियासी अमल को रास्ता देना चाहिए और इलेक्शन का रास्ता होना चाहिए, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। देखें, परिंदे जो जहाँ जहाँ से लाए गए थे वो वापस उड़ रहे हैं और रोज़ाना कोई ना कोई परिंदा उड़ जाता है। ये आपने मुबश्शिर लुकमान साहब एक तवील अरसे से सियासत में देखा है। आपके ख़ानदान के बहुत मोहतरम लोग सियासत में रहे हैं। कभी ऐसा आपने देखा है? कई लोग तो ऐसे रहे हैं जिन्होंने 20 साल 25 साल जेल काटी है, किसी ने 10 साल जेल काटी है, किसी ने 15 साल जेल काटी है, किसी ने, कई लोगों ने जो है वो 5-5 साल 6-6 साल काटी है। हमारे आज के लोगों ने पिछले ऐसी इमरान खान साहब के दौर में जो है लोगों ने जेलें काटी हैं। ये तो कभी नहीं हुआ